अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट हुई आज पिछले 24 घंटों में, बल्कि ये एक हफ्ते से मामला चल रहा था। तस्करा है शहजाद अकबर साहब के इस्तीफ़े का, जो मुशीर रहे एहतसाब के। उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे आज। और फिर पीटीएम का इजलास होने जा रहा है कल। यानी कि अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तो आज भी कह सकते हैं, कल भी कह सकते हैं। पीडीएम क्या करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसके मामला क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शहजाद अकबर साहब का के इस्तीफे के हवाले से इन दोनों मामलात में चंद छोटी लेकिन अहम खबरें भी आपको इसी गुफ्तगू के दौरान सुनने में मिलेंगी। नाज़रीन, तकरीबन एक हफ़्ता हुआ, बल्कि शायद 10 दिन हुए होंगे कि उड़ती उड़ती ये खबर मिली कि हुकूमत की कोई एक बहुत ही अहम विकेट गिरने वाली है। ये जब से ये हुकूमत आई है, चूँकि इमरान खान साहब का ताल्लुक क्रिकेट से है, तो वो बॉलिंग और बैटिंग और विकेटों और उसके टर्म्स में बात होती है। बहरहाल वो उसके बाद फिर एक नाम सामने आया कि शहजाद अकबर साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमने भी कोशिश की उनसे जानने की, लेकिन रब्ता ना हो सका। और फिर उनका नाम पक्का होता चला गया। और फिर आज अचानक उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। अब बज़ाहिर तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात थी। हुकूमतों में लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन हर इस्तीफ़े के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है। शहजाद अकबर साहब ने तो बज़ाहिर ये जो अपना जो उनका ट्वीट था, उसमें उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की जैसे कोई बात नहीं। लेकिन एक बात वो बहुत ही जो जिसकी वजह से लोग इस बात के पीछे भी लगे कि वजह हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद भी एहतसाब का मामला ऐसे ही चलता रहेगा और इमरान खान साहब कामयाबी से इसको चलाएंगे और वो अपना गोल पूरा करेंगे। कुछ इस कस्म की गुफ्तगू उन्होंने की। लेकिन नाज़रीन, ये बिला वजह नहीं था। और फिर उसके बाद ये खबरें आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे नाराज़ थे और उनसे रिकॉर्ड मांगा गया और उन्होंने मुकदमात का जो रिकॉर्ड दिया वो नामुकम्मल था और तफसीलात नामुकम्मल थी, तकनीकी तफसीलात नामुकम्मल थी और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये बात दुरुस्त है। हमने भी अपने ज़राए से तहकीकात की, तो पता चला कि इसमें से ये बातें भी दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं। मसलन शहजाद अकबर साहब एक बड़े बिजनेस टाइकून के नुमाइंदे समझे जाते थे। उन बिजनेस टाइकून साहब ने, जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी है, कहा यही जाता है कि वही इनको लाए और फिर एक अहम शख्सियत से मिलवाया। उस अहम तरीन शख्सियत ने जो आजकल इस्लामाबाद से बाहर है, उसने फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से शहजाद अकबर साहब को मिलवाया और यूँ वो मुशीर बने। जबकि वो पिछले कुछ अरसे से और मैं इस बात का गवाह भी हूँ कि वो एहतसाब के मुकदमात में, चाहे उनकी या सुप्रीम कोर्ट के वो मुकदमात जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थे, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे या हुकूमत मुखालिफिन के ख़िलाफ़ थे, जब भी वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात आते तो शहजाद अकबर साहब वहाँ ज़रूर होते। नैब के प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। तो उससे और फिर उनकी जो गुफ्तगू होती थी, वो सारा टिल्ट उनका टुवर्ड्स पीटीआई होता था और उसी से ये लगता था कि ये पीटीआई की हुकूमत आएगी तो इनको भी कुछ ज़रूर ओहदा मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। इब्तिदा में ही उनको ओहदा मिल गया। उसके बाद फिर उनको टास्क मिला, ख़ास तौर पर उनको टास्क था कि कुछ सियासी ख़ानदानों को निशाना बनाना है और उन्होंने अपने पहले निशाने पर रखा शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को। उसके बाद उन मुकदमात का जो असर हुआ वो तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ अपीलें ज़ेर समाअत हैं और आजकल अदालतें भी बहुत हसास हैं अपनी इज़्ज़त के बारे में। होना भी चाहिए, लेकिन बहरहाल कुछ मेरी अपनी रिजर्वेशंस भी हैं इस हवाले से। तो ये मामला चलता रहा। शहबाज शरीफ साहब को जितना सियासत में बदनाम कर सकते थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ किया। वो गुफ्तगू करते थे, सच हो या झूठ हो इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल वो जाके टू द पॉइंट बजती थी। और जिस काम के लिए उन्हें रखा गया था मुशीर के ओहदे पर, वो काम वो उन्होंने बखूबी किया। मसलन
وہ نیب کو کنٹرول رکھتے تھے، FIA کو بھی کنٹرول میں رکھتے تھے، اور یوں معاملات جو ہیں وہ حکومت کے سیدھے رہتے تھے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا، مریم نواز صاحبہ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا، نواز شریف صاحب کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا، برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ پاکستانی جو کہیں اور اپنی برطانیہ میں رہنے کی وجہ نہ بتا سکے اور غیر قانونی ہوں اور ان کے پاس سیاسی پناہ بھی نہ ہو، وہ پاکستان واپس بھیجے جائیں گے۔ یہ معاہدہ بڑا سگنیفیکینٹ معاہدہ تھا۔ پھر شہزاد اکبر صاحب نے بغلیں بھی بجائیں اس پر کہ جناب اب تو بہت آسان ہو جائے گا اور لانا، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی لے آئیں گے اور نواز شریف صاحب کو بھی لے آئیں گے۔ انہی بنیادوں پر فواد چودھری صاحب جو یا شیخ رشید صاحب، یہ جو دیگر لوگ کہتے تھے کہ ہم ایکسٹراڈائٹ کرا لیں گے میاں نواز شریف صاحب کو انگلینڈ سے، وہ ان کی بنیاد شہزاد اکبر صاحب کے یہی اقدامات ہوتے تھے۔ پھر مجھے یاد ہے ایک بڑے انہی بزنس ٹائکون یا کنسٹرکشن ٹائکون کے ساتھ ان کی کیمبرج روڈ پر ملاقات کی ایک تصویر بھی چھپی، تو انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو گرفت میں بھی رکھی۔ پھر وہ جو معاملہ طے ہوئے اس میں پھر وہ صاحب نکل گئے، اور آج کل وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سارے کام کرانے میں ہاتھ تھا ان کا۔ لیکن ناظرین، اس دوران کیا ہوا؟ ایک تو یہ ہوا کہ جو مقدمات تھے پچھلے دنوں میں خاص طور پر انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، اس کے بارے میں اطلاع دی پاکستان میں میڈیا کو کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تحقیقات بند ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے بہت سارے ریکارڈز آئے، بہت ساری چیزیں شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے بھی ریویل کی اور لوگوں نے بھی کی۔ اس کے بعد پھر وہ مقدمہ وہ جو انکوائری تھی وہ بند ہو گئی۔ نون لیگ یہ کہتے رہی اور شہزاد صاحب یہ کہتے رہے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ابھی چند دن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس درمیان میں ناظرین ایک اور بہت اہم مقدمہ سامنے آیا، وہ تھا جسٹس فائز عیسیٰ کیس۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کس طرح سے حکومت کے علم میں آیا یہ تو سب جانتے ہیں، وہی ڈوگر صاحب کو بھی سب جانتے ہیں جو رپورٹر ہیں، اور اس کے بعد سے کہیں کہیں میڈیا پہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ اتنے بڑے رپورٹر تھے تو انہیں پھر میڈیا کے کسی بڑے ہاؤس پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بڑی خبر لائے تھے۔ اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ بنا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بنا، شہزاد اکبر صاحب اس کی نگرانی کرتے تھے، اسٹیٹ بینک، FIA، نیب، FBR کے لوگ اس میں شامل کیے گئے۔ بیرون پاکستان بہت سارے ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا، سولیسیٹرز کو ہائر کیا گیا، کچھ انویسٹیگیشن کمپنیز کو ہائر کیا گیا۔ ارب روپے کہا جاتا ہے کہ اس میں انوالو تھے۔ پھر سرینا عیسیٰ کے حوالے سے 3 پراپرٹیز کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا، وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں بن سکا۔ لیکن وہاں نسیم صاحب ایک ہیں پاکستان کے ایک عالم دین ہے برطانیہ میں، ان کے بیٹے ہیں، لائر ہیں، ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور لیگل ایکسپرٹ کے طور پر ہائر کیا گیا انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے۔ ان کو بہت ساری پیمنٹس ہوئی، اور یہ کوئی 2 سے 3 سے 4 ارب روپے کہا جاتا ہے کہ ہے۔ لیکن اس ایسی ریکوری یونٹ کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ حکومت نے اس کو بہرحال ڈیفینڈ کیا۔ ابھی تک یہ کچھ عرصے پہلے تک کہا جاتا ہے کہ کام کر رہا تھا، لیکن کھل کر کام نہیں کر رہا تھا۔ اس درمیان میں ناظرین ایک صاحب اسلام آباد سے چلے گئے، اور پھر شہزاد اکبر صاحب اکیلے رہ گئے۔ اور اب جب یہ معاملہ، ایک جانب تو وہ اکیلے رہ گئے، اور دوسری جانب سے پھر جب نون لیگ نے سلاٹ اپنا شروع کیا، پیپلز پارٹی نے بھی نشانہ بنایا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نشانہ بنایا، تو پھر کابینہ کے اراکین ان کے اوپر تنقید کرنے لگے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 روز 3 روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ان سے جو تفصیل مانگی تھی اور انہوں نے نہیں فراہم کی تھی، اس کے بعد انہیں استعفیٰ دینے کا کہا گیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے ناظرین میری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ شہزاد اکبر صاحب بھی اکیلے رہ گئے تھے، بے یار و مددگار رہ گئے تھے، اور کابینہ میں جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کے اوپر دباؤ بڑھایا، جس کے باعث انہیں جانا پڑا۔ بہت اہم شخصیات چونکہ ان کے پیچھے تھی، پھر وہ ان کے جب پیچھے نہیں تو اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے۔ اور اب آج یہ افواہیں بھی پھیل رہی تھی کہ وہ جرمنی چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پاکستان میں ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے لاء کے پروفیشن کو زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں، پارٹی کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے، اور پھر اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ لیکن بہرحال سب اچھا نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا استعفیٰ نہیں ہے، 1 سے 2 استعفے شاید اور اگلے دنوں میں سامنے آئیں۔ وہ کن کے ہوتے ہیں یہ بھی اگلے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ایک تاثر اس سے یہ قائم ہوا کہ وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، کشتی میں بوجھ زیادہ ہو گیا تھا تو اتارا جانا شروع ہو گیا۔
नाज़रीन, अब अगले दिनों में इस पर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब आते हैं PDM की जानिब। मेरे ज़राए ने ये इतला दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ अभी पिछले दिनों आसिफ ज़रदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत भी की, गुफ्तगू की टेलीफोन पर। पीपल्स पार्टी खामोश रही, लेकिन मौलाना साहब के हलकों की जानिब से इस गुफ्तगू की तस्दीक की गई। मौलाना फजल रहमान को टास्क लगाया है आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी दोस्ती में कि वो ये जिम्मा लें कि PDM की जमातों को मनाएंगे, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब का ये कहना है कि अगर अकेली पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करती है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। दुरुस्त भी कहते हैं। ANP ने भी गो के उनका साथ दिया, लेकिन बहरहाल जब तक PDM की सपोर्ट उसके पीछे नहीं होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऑफर की है। हमारी पार्टी के एक अहम रहनुमा से बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि हमने कुछ तजावीज़ दी हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। मौलाना ने कुछ वक्त मांगा था और फिर 25 तारीख को सरबराही इजलास बुलाया, जो कल होने जा रहा है। उस इजलास के हवाले से या आज होने जा रहा है, क्योंकि जब आप कल दिन में वीडियो देखेंगे तो वो तो आज होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश करेंगे न कि लॉन्ग मार्च एक हो जाए, क्योंकि कुछ मुश्तरका दोस्तों का ये ख्याल है कि अगर बिलावल अपनी तारीख ज़रा आगे कर दे और मौलाना भी अपनी तारीख ज़रा पीछे कर लें तो एक मुश्तरका तारीख पर लॉन्ग मार्च हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च अगर पीपल्स पार्टी अलग करे और मौलाना फजल रहमान अलग करे तो ये दोनों एक दूसरे को सेकंड भी करेंगे, दोनों एक दूसरे में शरीक ज़रूर हों। इसके हवाले से कल फैसला होगा। फिर पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसके ऊपर भी फैसला होगा। ये दो ही फैसले होने हैं और मेरी ये ज़ाती राय है कि शायद PDM कल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रजामंदी का ऐलान कर दे। देखिए क्या ज़हूर में आता है। लेकिन जो खबर आपको देनी थी वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि PDM पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शरीक हो जाए पूरी कुव्वत के साथ, और पीपल्स पार्टी जितनी कुव्वत के साथ अपना लॉन्ग मार्च करेगी उसी कुव्वत के साथ PDM के लॉन्ग मार्च पे शरीक हो जाएगी, अगर ये दोनों लॉन्ग मार्च एक नहीं होते तो। अब इसके हवाले से फैसला मुस्तकबिल में होना है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आएगी, या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ पहले आएगी, इसका फैसला भी होना है। लेकिन जो कुछ भी होना है अगले 24 घंटे इस हवाले से ज़रा अहम इसलिए है कि PDM का फैसला सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद अगले 15 दिन का कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम है। इस दरमियान में आप इन हालात को, अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हालिया बयान है गुज़िश्ता रोज़ का कि मुझे अगर निकाला गया तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, उस तनाज़ुर में देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये धमकी, मुझे यकीन है कि वो अपोजिशन को ही धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन पर ये तासुर देना चाहते हैं कि वो और मुक़्तदर हल्के एक ही पेज पर हैं होंगे, लेकिन वो अपोजिशन को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि उसकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इसीलिए उन्होंने इस लहजे में गुफ्तगू की। ये पहली बार उन्होंने ये लहजा इख्तियार किया है सड़कों पर आने के हवाले से। लेकिन हुनूस दिल्ली दूरस, और ये कहा जा रहा है ख़ास तौर पर आज के इस्तीफ़े के बाद कि बोझ किश्ती से उतरना शुरू हो गया है। जब इमरान खान साहब सड़कों पर निकलेंगे तो फिर देखेंगे कि कौन कौन उनके पीछे आता है। नाज़रीन, मुझे लगता है कि जब इमरान खान साहब सड़कों पर आएंगे तो उनके जो पुराने दरीना साथी हैं या उनके नज़रियाती साथी हैं जो सिर्फ उनके ऊपर यकीन रखते हैं और कोई बात नहीं सुनते, आंखें कान बंद कर लेते हैं, वो शायद उनके साथ होंगे, और जो रवायती सियासतदान हैं वो किसी और जमात के साथ होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।